नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एटीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सारे चैप्टर से रिलेटेड है ये सारे क्वेश्चंस, और 29 मार्च को जो आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप कॉमर्स में जो एक सब्जेक्ट है उसका एग्जाम होने वाला है। और समस्या ये है कि जैक बोर्ड की तरफ से ईटीपी का तो एक सेट जारी किया गया है, बट जो कोडरमा की तरफ से सेट आया था उसमें ईटीपी का सेट नहीं है। तो मे भी बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ अप्रोक्स 50 प्लस क्वेश्चन का सेट लेकर के आई हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें सब्जेक्टिव टाइप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाऊंगी, ठीक है, ताकि उस टॉपिक को जब आप जान लो तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो आप लिख सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं सबका सॉल्यूशन, और सारे को हम लोग समझते भी चलेंगे। देखिए लिखा है, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। जो प्रेरणाएं होती है वो संबंधित नहीं होती है। प्रेरणा मतलब क्या हुआ? इंस्पिरेशन। अगर मान लीजिए इंस्पिरेशन किस मुद्दे में, तो आप लोगों को मालूम है जैसा कि ये जो है वो ईटीपी का सब्जेक्ट है। अब ईटीपी के सब्जेक्ट में क्या है कि ईटीपी के सब्जेक्ट में जो भी बात होगा, जो भी टर्म यूज होगा, जो भी शब्द यूज होगा, वो सारे बिजनेस के सेंस में रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मोटिवेशन भी बिजनेस के सेंस में है। तो अब किसी को काम करने के लिए मोटिवेशन कब मिलेगा? ठीक है, तो उसको अगर किसी तरह का रिबेट दे दो, कोई छूट दे दो तो मिल जाएगा, ठीक है। टैक्स अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो भी मोटिवेशन मिलेगा। और प्रोविजन ऑफ सीड कैपिटल मतलब कहीं से उसको कैपिटल वगैरह का प्रावधान हो जाए तो भी उसको प्रेरणा मिलेगा। बट अगर ये बोल दिया जाए कि देखो तुम एक मशीन खरीद रहे हो और तुमको लमसम पेमेंट करना होगा। लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट और एक होता है लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब होता है एक ऐसा पेमेंट जिसमें आपको खरीदी गई सामग्री का जो भी प्राइस है उसका मतलब भुगतान आपको एक बार में ही करना होगा। जैसे एक मोबाइल है अगर 30,000 का, तो 30,000 आपको नगद उसी टाइम, जिस टाइम आप खरीद रहे हो उसी टाइम देना होगा। उसको लमसम पेमेंट कहते हैं। तो लमसम पेमेंट अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, कोई देने को कह रहा है, तो ये आपका मोटिवेशन नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है, ये आपका बर्डन बढ़ा रहा है। तो पहला का डी हो जाएगा। अगला लिख रहा है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक जो ढांचा होता है, ठीक ना, समाज। अब यहाँ पे समाज का मतलब क्या होता है समझिएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि एटीपी में सारे टर्म बिजनेस रिलेटेड यूज होंगे। तो सामाजिक ढांचा यानी बिजनेस के लिए समाज का मतलब होता है कस्टमर, गवर्नमेंट, ठीक है, सप्लायर, यही सारे होते हैं। तो अब इसमें बोल रहा है कि इसके रचना में क्या शामिल होता है? समाज के क्रियात्मक विभाजन से, यानी समाज का क्रिया के अनुसार विभाजन। जाति, जाति का कोई महत्व नहीं है इसमें, बिजनेस बार बार मैं बात कर रही हूँ। समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय यानी समुदाय कैसा काम कर रहा है, कोई ग्रुप कैसा काम कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है समाज की ढांचा कैसा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। अगर हम लोग लर्निंग प्रोसेस में है, तो लर्निंग प्रोसेस में क्या शामिल होगा? ड्राइव करना, यानी ड्राइव वो ड्राइविंग नहीं। संचालन मतलब किसी चीज को चलाना। मनोभाव, अनुक्रिया या संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। और विशेषकर ये ध्यान दीजिएगा कि ये सवाल देखिए 2017 में पूछा गया है। और जितना भी विषय का आप लोग का एग्जाम गया होगा, आप लोग नोटिस अगर किए होंगे, तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो कि पिछले साल से, मतलब पिछले साल जो आया था वो कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। आर्थिक सहायता, देखिए सब्सिडी क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। सब्सिडी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 1,000 का सिलेंडर गैस आप खरीदते हो, तो अगर सरकार उस पर 200 रुपया सब्सिडी दे रही है, इसका मतलब क्या है? वो सरकार 200 रुपया आपको छूट दे रही है। और वो ऐसा नहीं है कि 1,000 का सिलेंडर है 200 छूट दे रही है, तो जब आपका डीलर आएगा आपके पास सिलेंडर ले करके, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा आपसे 800 रुपये दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो बोलेगा आपको 1,000 रुपये दीजिए, और उसके बाद 200 रुपया जो है वो बैंक के थ्रू आपके पास आ जाता है, यानी कि आप पेमेंट करते हो और फिर से उसका रीपेमेंट होता है सरकार की तरफ से। तो सब्सिडी क्या है? एक रीपेमेंट है, पुनः भुगतान है। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। समाज का जो बिहेवियर है, सामाजिक, सामाजिक का मतलब क्या हो गया? लाभ नहीं कमाना, कल्याण करना। तो सामाजिक जो है
वो हो गया लाभ अर्जन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, क्योंकि समाज के लिए आप काम कर रहे हो यानी सेवा कर रहे हो, आप प्रॉफिट नहीं देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है? यानी कि अब यहाँ पे पर्यावरण का मतलब पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं है, पर्यावरण का मतलब है कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, मनी, डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीजें। तो अगर पर्यावरण का इम्पोर्टेंस जानना है तो अवसर की खोज जरूरी है, एग्जिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है, सफलता प्राप्त, यानी ये सारी चीज जरूरी है। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पर्यावरण के प्रकार है, ये देखिए सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनता है कि पर्यावरण के कितने प्रकार है। तो पर्यावरण दो ही प्रकार का होता है, एक जो पहले से विद्यमान है और दूसरा जो हम लोग क्रिएट करते हैं, यानी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बिजनेस के दृष्टिकोण से इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा, उसका सारा एम्प्लॉय आ जाएगा, उसका प्रोडक्शन आ जाएगा, और बाह्य में क्या क्या आ जाएगा, उसका कस्टमर आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। बढ़ते हैं आगे। पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाले आर्थिक घटक। ठीक है, पर्यावरणीय जैसे हम लोग की कोई कंपनी स्थापित करनी है तो हमको उसको जांच तो करना पड़ेगा ना कि कंपनी क्या है, कैसे है, क्या करना है। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, आर्थिक विकास का स्तर देखना होगा, आर्थिक नीतियां देखनी होगी और बाजार की स्थिति देखनी होगी। सूक्ष्म जांच, ये बहुत रिपीट करता है क्वेश्चन, सूक्ष्म जांच, ध्यान दीजिएगा इसको। आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है, यानी कि जो आप पैसे के लिए जो पॉलिसी बनाओगे, जो प्लानिंग करोगे, उससे क्या डिसाइड होगा, तो उससे बिजनेस का डायरेक्शन और क्वांटिटी, वॉल्यूम और क्वांटिटी दोनों डिसाइड होगा। अब है बाह्य वातावरण, दो तरह का वातावरण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर तक हो गया, उसके बाद यहां से देखिए, अब है बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं। मार्केट का डिमांड हमको पता करना है, तो मार्केट का डिमांड जो है वो क्या है, एक तरह से फोरकास्टिंग है। ठीक है, फोरकास्टिंग मतलब हमको पता नहीं मार्केट का डिमांड आज क्या है, कल क्या रहने वाला, उसको हम लोग रियल डिमांड नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज कोई आलू आलू बिक रहा है, मान लीजिए 20 रुपए किलो। ठीक है, तो कल और आज मान लीजिए कि 5 kg आलू बिका, किसी एक शॉप का बात कर रही हूँ। तो कल ये आलू 5 रुपए, सॉरी 5 kg बिकेगा, 10 kg बिकेगा या बिल्कुल नहीं बिकेगा, इसका अनुमान नहीं मतलब कि इसको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। इसलिए जो मार्केट डिमांड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, फोरकास्टिंग होता है, भविष्यवाणी होता है और कुछ नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। तो ये जो इतना लंबा सा लाइन लिखा हुआ है, इसका मोरालिटी बस यही है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन जो है वो कॉटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग का है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है, यानी जब हम लोग बाजार का मूल्यांकन, मार्केट का वैल्यूएशन करने निकलेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो मार्केट पर इफेक्ट डालेगा, तो जो है वो सूक्ष्म वातावरण। ठीक है, उत्पादन की लागत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को, डिमांड से नहीं पड़ने वाला। 4 नंबर में देखते हैं, निम्न में कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। यानी अगर डिमांड का हमको फोरकास्टिंग करना है, पूर्वानुमान लगाना है, पहले से अनुमान लगाना है, तो क्या क्या चीज इसमें शामिल होगा, पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान के स्तर, उत्पादक का वर्गीकरण। यानी जो पूर्वानुमान कर रहे हैं वो कितने, एक दिन के लिए कर रहे हैं, 7 दिन के लिए कर रहे हैं, 10 दिन के लिए कर रहे हैं, या इसका लेवल क्या रहने वाला है, और उत्पाद का वर्गीकरण, ये सारी चीज। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर को हटाइए, 6 नंबर पे आइए। हाँ, बाजार मूल्यांकन को कौन से तत्व प्रभावित नहीं करते हैं। तो जब हम लोग बाजार वैल्यूएशन करने निकलेंगे तो हम लोगों को डिमांड से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है बस सूक्ष्म वातावरण से और मार्केट इंटरमीडिएटरी से। ठीक है, और उसके कॉम्पिटिटर से, ये सब हमको देखना है। ठीक है, बाजार मूल्यांकन के लिए कौन सी बातें आवश्यक है, अगर हम लोग बाजार मूल्यांकन करने निकल रहे हैं तो क्या क्या जानना जरूरी है। तो देखिए, सप्लाई के बारे में, डिमांड के बारे में, कंपटीशन के बारे में जानना जरूरी है, बट डिमांड कहीं से इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, डिमांड जो है बाजार मूल्यांकन को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को लिंक करिएगा जरा। मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। मांग पूर्वानुमान को अभी हम लोग पढ़े यहाँ पर, ये देखिए कि बाजार मांग को हम लोग क्या कहते हैं, मांग की भविष्यवाणी यानी मांग पूर्वानुमान।
तो मांग पूर्वानुमान को क्या कहेंगे? बाजार मांग। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप ये पूरे वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप लोगों को अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से रिवाइज हो जाने वाला है। व्यवहारिकता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहारिकता अध्ययन जब हम लोग कर रहे हैं तो कॉस्ट के बारे में भी जानना होगा आपको, प्राइस के बारे में भी जानना होगा, काम कैसे होता है ये भी जानना होगा। उद्यमी उत्तरदायित्व पूरा करता है। उद्यमी जो होता है, उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? किसी कंपनी का मालिक समझ लीजिए, तो उसका काम क्या होता है? उसका सारा काम होता है, ठीक है। उसको प्रबंध करना भी होगा, सोशल भी रहना होगा, स्टैट्यूटरी सांविधिक सबसे मिलना जुलना भी होगा, सारा काम होगा। बढ़ते हैं आगे। आई होप चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आ रही हो और एक्सप्लेनेशन भी मे भी समझ में आ रहा हो। व्यवहारिकता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? अभी हम लोग पढ़ के गए, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन जो है आपके बुक का ही है, कहीं और बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार अगर पूरी तरह से रिवाइज कर लोगे इन सारे क्वेश्चन को ना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। एक उद्यमी कामगार और, यानी जो उद्यमी होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो क्या होता है ना, वो काम भी स्वयं करता है और खुद का मालिक भी स्वयं होता है, ठीक है। उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है? तो उद्यमी को कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? करने का उत्तरदायित्व होता है, तो इसका आ नहीं होना चाहिए, इसका ना दा होगा, दोनों ही काम होगा। अभी तो हम लोग पढ़ के गए ना। निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है? यानी कि अगर आप पता करो, जैसे आपको एक कंपनी XYZ लिमिटेड कोई कंपनी, आपको पता करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है या कौन सा सर्विस बेचना है, तो इस टाइम आपको क्या देखना जरूरी नहीं है। तो उस टाइम आपको प्रोडक्ट का प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट के प्लानिंग में क्या शामिल होगा कि उस प्रोडक्ट को कैसे बनाए, कहाँ बनाए। तो जब प्रोडक्ट आप डिसाइड कर रहे हो तो प्रोडक्ट को कैसे बनाए और कहाँ बनाए इसको थोड़ी डिसाइड करोगे। आप तो डिमांड देखोगे ना, मार्केट देखोगे ना। अब अगला है, उत्पाद या तथा सेवा का चुनाव करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उत्पाद तथा सेवा का चुनाव करते समय मार्केट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला, अब यहाँ से जो है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। प्लानिंग क्या है, या प्लानिंग जो है किस टर्म के लिए होता है? तो प्लानिंग जो है छोटे टर्म के लिए भी होता है, बड़े टर्म के लिए भी होता है, मिड टर्म के लिए भी होता है, ठीक है। तो प्लानिंग का कोई ऐसा मतलब कि ऐसा नहीं है कोई फिक्स टाइम है, तो सभी पीरियड्स के लिए होता है, ऑल टर्म्स के लिए होता है। अब है, ये बहुत फेमस कहावत है, कहावत एक डेफिनेशन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। ये शब्द जो है वो एलन का है, और मे बी ये आया भी था आप लोगों के, शायद BST के एग्जाम में आया था ये, जॉर्ज और टेरी के अनुसार, क्योंकि BST और ATP लगभग सिमिलर है। और BST के एग्जाम तो शायद मे बी आप लोगों को नहीं हुआ, अकाउंट पे शायद आया था, मे बी, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, ठीक है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार के? तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन 4 प्रकार की होती है। नियोजन किसके लिए होता है? तो नियोजन जो है वो हम लोग केवल जरूरी नहीं है भविष्य के लिए करते हैं, ठीक है। नियोजन सारे समय के लिए करते हैं हम लोग, भूतकाल के लिए भी करते हैं, वर्तमान के लिए भी करते हैं, लेकिन 4 का बा नंबर यहाँ देता है भविष्य के लिए, बट चारों पीरियड के लिए हम लोग करते हैं। बट बेसिकली नियोजन का नेचर है कि वो भविष्य के लिए किया जाता है, प्लानिंग, कि कल क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या किसी कंपनी में प्लानिंग करना एकदम मतलब गला घोट प्रक्रिया है क्या, कि प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंपनी चलने ही नहीं देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम नियोजन करना जो है आवश्यक है। आवश्यक मतलब क्या, कि आपके लिए सही है। अब देखिए, मेडिसिन लेना जैसे आपके लिए सही है, एक्सरसाइज करना आपके लिए सही है, और अगर बात करूं यहाँ पर कि सांस लेना आपके लिए अनिवार्य है, तो अनिवार्य और आवश्यक दोनों एक दूसरे से अलग है। तो समय की बर्बादी धन की बर्बादी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? प्रारंभ है। प्लानिंग से ही कोई भी काम शुरू होता है। नियोजन कैसा होता है? नियोजन जो है गोल ओरिएंटेड होता है, अपने टारगेट पर ध्यान देता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, और एक मेंटल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस नहीं होता है नियोजन, नियोजन के बाद फिजिकल प्रोसेस चालू होता है। एक अच्छी योजना क्या, सोचिए, एक अच्छा प्लानिंग क्या होगा? जो खर्चीली होगा, खर्चीला को अच्छा बोलेंगे कभी? क्या, बिल्कुल नहीं। समय लेने वाला नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लानिंग किया कि हम कल सुबह 6 बजे उठेंगे और ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर 7 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपने कहीं वहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं डाला, आपने यहाँ पे माइंड पे बर्डन डाल दिया कि 6 बजे हमको ये पढ़ना है, 7 बजे ये पढ़ना है, बट बाई चांस कुछ इमरजेंसी हो जाए और आप वो 6 और 7 का काम नहीं कर पाओ, और आगे का बाकी का पूरा शेड्यूल आप लॉक करके रखे हो, तो 6-7 वाला कहाँ करोगे काम?
तो इसीलिए जो प्लानिंग होता है उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सके, ठीक है। व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव क्या है, यानी व्यवसायिक नियोजन में क्या शामिल होता है, तो व्यवसाय का वर्णन लिखा होता है उसमें, और एक सारांश समरी लिखा होता है। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व क्या है, तो देखिए किसी भी बिजनेस का प्लानिंग जितना बढ़िया हो, वो क्या करेगा, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन देने का काम करेगा, गाइडलाइन देने का काम करेगा, और एक तरह से मतलब यहाँ पे उत्तोलन यानी कि होता है आप लोगों को एक तरह से फायदा फायदा दिलाने का काम करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये आप लोग रीड करिएगा थोड़ा, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट मैं वो बता दे रही हूँ पहले। हाँ, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना यानी फैक्टर इंटेंसिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट जो है वो कैसा होता है, तो टेक्नोलॉजी पे ओरिएंटेड होता है। आधुनिकीकरण सुधारता है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो क्या चीज में इंप्रूव करता है, कैपेसिटी इंप्रूव करता है। कल को जो काम हल और बैल कर रहा था, आज वो काम ट्रैक्टर कर रहा है, तो मॉडर्न हुआ ना, तो मॉडर्न क्या इम्प्रूव क्या किया, कैपेसिटी को इम्प्रूव किया। जहाँ एक घंटे में मान लीजिए कुछ दूरी तक खेत का काम होता था, वहीं पे अब जो है एक घंटे में बहुत ज्यादा काम हो जा रहा है। विस्तारीकरण परियोजना किस चीज में मदद करती है, तो विस्तारीकरण परियोजना जो है वो एक्स्ट्रा इनहेंस करने में अपॉर्चुनिटीज को मदद करती है। परियोजना किससे संबंध नहीं रखता, परियोजना प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। परियोजना जो है, जो प्रोजेक्ट होता है, ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, 16 का क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट जो है वो कोई भी तैयार कर सकता है, प्रमोटर तैयार कर सकता है, मैनेजर कर सकता है, एंटरप्रेन्योर कर सकता है, टोटल सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, यानी जब हम लोग प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो किस चीज का जरूरत होता है, एक्सपीरियंस और मेंटेलिटी दोनों का ही आवश्यकता होता है। परियोजना प्रतिवेदन क्या है, देखिए समरी से समझ जाओगे। प्रतिवेदन कुछ कुछ टफ टफ वर्ड होता है, समरी क्या है मतलब फैक्ट के बारे में जानना, इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, उसको एनालाइज करना, ये टोटल है। बढ़ते हैं आगे। परियोजना के तैयार करने पर जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पर जो खर्च होता है, क्या वो मेरा सही में खर्च है, नहीं, वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। आज प्रोजेक्ट बनाने पे काम कर रहे हैं, कल लाखों की कंपनी होगी, ठीक है। डीपीआर, डीपीआर क्या है, एक एक्शन प्लान है। डीपीआर एक्शन प्लान है, याद रखिएगा। डीपीआर क्या है, एक्शन प्लान है। निवेश विश्लेषण किससे संबंधित होता है, तो निवेश जो विश्लेषण होता है, इनपुट एनालिसिस डील, ये किससे संबंधित होता है, रिसोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे संबंधित होता है। बढ़ते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं करवा रही हूँ। उसके बाद देखिए परियोजना आकलन, यानी अगर प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे हम लोग तो क्या होगा, हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर सकते हैं। ग्रभा अवधि किससे संबंधित है, तो ग्रभा अवधि संबंधित है कि काम कब इम्प्लीमेंट किया गया। प्लानिंग तो कर लिया गया, बट काम जिस टाइम किया गया उसको ग्रभा अवधि कहते हैं। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि किससे संबंधित है, सभी भावी वर्तमान मूल्यों से, यानी कि भविष्य में कीमत क्या रहेगी, इसको मापने के लिए जिस विधि का यूज करते हैं उसको शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि कहते हैं, एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसाधन के प्रकार, तो संसाधन सारे होते हैं ना, फिजिकल जिसको टच कर सकते हैं, टेक्निकल टर्म होता है, कुछ कुछ आइडियाज, और मानवीय ह्यूमन रिसोर्स, तो ये सारे संसाधन है। बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी मतलब डे टू डे। जैसे कि मान लो आप दुकान शुरू किए तो आप कुछ तो पैसा रखोगे ना, तो वो आपका क्या हो गया, एक तरह से कार्यशील पूंजी, यानी अनस्टेबल होता है। आप दुकान शुरू किए उस टाइम कुछ और अमाउंट था, जब खत्म कर रहे हो तो कुछ और अमाउंट है। कार्यशील पूंजी को कैसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो कार्यशील पूंजी को हम लोग अस्थायी कार्यशील पूंजी और परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी, नियमित एवं मौसमी कार्यशील पूंजी, चारों नाम दिया जा सकता है। शुद्ध कार्यशील पूंजी कैसे प्राप्त होता है, तो चालू संपत्ति में से चालू दायित्व को घटा देते हैं तो शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाता है। स्थायी पूंजी, अस्थायी माने फिक्स, यानी कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म जैसे एफडी वगैरह होता है। दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज क्या होता है, फिक्स्ड रेट पे मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना क्या कहलाता है। अगर हम कुछ बहुत बड़े संस्था में कुछ विनियोग कर रहे हैं, कुछ पैसा लगा रहे हैं, तो क्या वो मेरा करंट एसेट बनेगा,
तुरंत तुरंत घटे बढ़ेगा नहीं, वो फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा नहीं, वो काल्पनिक बनेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। तो एक्चुअल में बनेगा क्या? विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्था को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। अच्छा, बड़ी बड़ी संस्थाओं को क्या विनियोग करना होता है, क्या इन्वेस्टमेंट करना होता है? तो वो कोई फिक्स नहीं हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर देखिए नियमित कार्यशील पूंजी का अंश कैसा होता है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश जो है वह स्थायी कार्यशील पूंजी को नियमित कार्यशील पूंजी का अंश कहते हैं। आगे चलते हैं। अस्थाई स्थिर लागत में क्या शामिल होता है? देखिए स्थिर लागत को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक दर्जी का दुकान है, ठीक है, तो दर्जी के दुकान में वो उसका रूम नहीं है, वो किसी रूम को रेंट में लेकर के रखा है। तो अब वो दर्जी मान लीजिए रूम को लॉक करके ताला मार करके कहीं चला जाए 1 मंथ के लिए, ठीक है, या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो क्या उसका रूम रेंट लगेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल रूम रेंट लगेगा। तो वो थोड़ा भी सामान नहीं बेचा, बिजनेस बिल्कुल नहीं किया, फिर भी उसको अमाउंट लग रहा है। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग कहते हैं स्थिर लागत। क्या आप प्रोडक्शन जीरो भी कर दो ना, फिर भी आपका मतलब कि पैसा खर्च होगा ही होगा। वही धागा हो गया, कपड़ा हो गया, तो ये सारा क्या हो गया उसका कार्यशील पूंजी हो गया। यानी जितना वो करेगा काम, उतना उसका वो मतलब घटेगा या बढ़ेगा। तो कारखाना लागत जो है ये स्थिर लागत में शामिल होता है। कारखाना लागत मतलब फैक्ट्री का कॉस्ट रेंट पे होगा तो वो लगेगा ही, बिजली वगैरह, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्लांट का क्रय कार्यशील पूंजी में क्या करेगा? अगर प्लांट को हम खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा, कार्यशील पूंजी में कैश आता है। नॉर्मली कैश को कार्यशील पूंजी माना जाता है क्योंकि रोज घटता है, रोज बढ़ता है। तो जब हम लोग प्लांट खरीदेंगे तो कैश बताइए बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप कहोगे घटेगा, तो जी हाँ, आंसर आपका डिक्रीज। चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है? चालू संपत्ति में क्या शामिल होता है? इन्वेस्टमेंट करना। चालू संपत्ति में आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा क्योंकि फर्नीचर स्थायी है, गुडविल भी स्थायी है और डेटर भी आपका स्थायी है। तो इन्वेस्टमेंट, हालांकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है चालू संपत्ति में, इसको थोड़ा सा देखना होगा, मैं पिन करूंगी इसको। प्लांट एवं मशीन पर हास, ठीक है, प्लांट और मशीन पर अगर डेप्रिसिएशन लगता है तो ये एक तरह से क्या है? सोर्स ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड या नो फ्लो ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड का ही एक तरह से काम करेगा कि यहाँ से जमा किया जाता है पैसा। निम्न में कौन गैर चालू संपत्ति है? तो गैर चालू संपत्ति है गुडविल। क्यों? क्योंकि गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल एसेट मानते हैं। तो गैर चालू संपत्ति यानी चालू संपत्ति नहीं है, ठीक है। अंतिम रहतैया क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये भी सोर्स ऑफ फंड है। अंश अधिमूल्य में वृद्धि, यानी अगर शेयर का प्रीमियम बढ़ता है तो वो भी क्या है? सोर्स ऑफ फंड है। इसके बाद बढ़ते आगे। हाँ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोष शब्द का क्या अभिप्राय है? तो कोष मतलब क्या होता है? आपके पास फंड है, तो फंड है मतलब क्या है? चालू संपत्ति आपका ज्यादा है किसकी तुलना में? दायित्व की तुलना में, ठीक है। ऋण पत्र के निर्गमन द्वारा ख्याति का क्रय क्या कहलाएगा? अगर ऋण पत्र दे करके हम गुडविल खरीदते हैं तो एक तरह से कुछ जा रहा है और कुछ आ भी रहा है, तो कोष का प्रवाह नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम कैश नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आदर्श चालू अनुपात याद रखिएगा 2:1 होता है, ठीक है। तरलता अनुपात, तरलता अनुपात क्या कहते हैं? चालू अनुपात या तरल अनुपात को कहते हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी, अभी ऊपर भी क्वेश्चन था ये कि सीए करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज को निकाल करके मिलता है। कौन सा संचालन व्यय नहीं है, यानी रोज का खर्च नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, ये खर्च नहीं है, ठीक है। स्कंद आवर्त यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? क्रियाशीलता, क्योंकि रोज आना जाना होता है उसका। आगे बढ़ते हैं। चालू अनुपात, करंट रेशियो जो होता है वो आर्थिक चिट्ठा का अनुपात होता है। तो ये रेशियो रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में है ये। एक ये वाला देखिए, लाभप्रदता अनुपात को सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में, ठीक है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होता है उसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं, ना कि रेशियो में। यानी जो भी रेशियो आता है उसको इंटू 100 कर देते हैं। एक ये देखिए ईयर, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन ये कब बना? जोखिम पूंजी शिलाधार, ये 1975 में बना। उद्यमी पूंजी विचार सर्वप्रथम उत्पन्न कहाँ हुआ था? यानी एंटरप्रेन्योर का ये जो फर्स्ट जो आया वर्ड, अमेरिका में हुआ था। बढ़ते हैं आगे।
ये देखिए, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, भारत निवेश कोष, आईआईएफ। आईआईएफ जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया? ग्रिंडलैज बैंक के द्वारा। उद्यमी पूंजी उपलब्ध होती है किसके लिए? उद्यमी का जो पूंजी है वो रिस्क होता है टेक्निकल यूनिट के लिए, यानी ये सभी के लिए। भारत सरकार द्वारा निर्गमित दिशा निर्देशों के अनुसार साहसिक पूंजी कोष के लिए ऋण क्षमता अनुपात कितना होना चाहिए? 1.5। ठीक है। जोखिम पूंजी शिलाधार किसके द्वारा स्थापित किया गया? आईएफसीआई। उद्यमी पूंजी में क्या होता है? हाई रिस्क होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम, ठीक है, यानी कि टीडीआईसी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1988 में हुआ। तो 2 ही ईयर अभी तक पढ़े हैं हम लोग। अगला है पूंजी गहन तकनीक का क्या लाभ है? तो पूंजी गहन तकनीक यानी जिसमें पूंजी ज्यादा लगाया जाए, ठीक है, तो उससे उत्पादन का उच्च स्तर होता है और रोजगार में वृद्धि होता है। पूंजी गहन तकनीक किसका प्रकार है? तो तकनीक का ही एक प्रकार है, टेक्निक का ही एक प्रकार है। पूंजी गहन प्रौद्योगिकी इतनी उपयोगी नहीं है क्योंकि ये उपभोक्ताओं का क्या करती है? शोषण करती है। जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में ज्यादा कैपिटल लगा हुआ होगा वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा महंगा बेचने की कोशिश करेगी। चरों का प्रयोग यानी वेरिएबल चरों होगा, चरों का प्रयोग प्रायः तकनीक योग्यता के लिए किया जाता है। ठीक है, चलों का प्रयोग प्रायः तकनीकी योग्यता के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पे भी थोड़ा डाउट है, इसको रन दीजिए। श्रम गहन तकनीक, देखिए तकनीक दो तरह का होता है, एक श्रम गहन तकनीक होता है, एक पूंजी तकनीक। श्रम गहन तकनीक मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेबर यानी कि मैन वर्क, ह्यूमन वर्क करवाया जाता है, और पूंजी गहन तकनीक में ज्यादा मशीन वगैरह को लगाया जाता है। ठीक है, तो अनस्टेबल नेचर का होता है ये, क्योंकि आज कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है कल नहीं करेगा। ठीक है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है कैसे देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए। देखिए लास्ट की तरफ ही हम लोग बढ़ चले हैं। ये जो कथन है, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना है, उन निर्णयों को लेना है अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। ये एचआर बॉबिन का है। साहसी का कर्तव्य क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? मुनाफा वसूली करना नहीं, कर चोरी करना नहीं, प्रदूषण करना नहीं, तीनों में से कोई कार्य नहीं होता है। उद्यमी के दायित्व क्या है? समाज के प्रति, जी हाँ, एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखने का, कस्टमर को देखने का, सरकार के प्रति, जी हाँ, पर्यावरण के प्रति, जी हाँ, चारों। उसके बाद व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? यानी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो मार्केटिंग करना उसके लिए कंपलसरी है। जैसे जीने के लिए सांस लेना, वैसे बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। विपणन का क्या लाभ हो सकता है? तो विपणन का जो मार्केटिंग होता है, कस्टमर को जानकारी मिलती है, बिजनेस मैन का सेल बढ़ता है और मैन्युफैक्चरर का भी सेल बढ़ता है। तो इस तरह से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। विपणन अवधारणा उत्पादन के लिए भी है, विक्रय के लिए भी, ग्राहक के लिए भी है, तीनों के लिए। विपणन अवधारणा का महत्व तीनों के लिए है। विपणन पर किया गया धन जो है वो क्या है? ग्राहकों पर भार, जी हाँ, जितना ज्यादा मार्केटिंग होगा, जितना ज्यादा विज्ञापन होगा, सामान का दाम उतना ज्यादा बढ़ेगा। अच्छे ब्रांड की विशेषता, देखिए यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषता है? लेबलिंग, लेबलिंग मतलब कोई भी जैसे बॉटल ही आप खरीदे तो उस पर जो प्लास्टिक का चिट्ठा चिपकाया हुआ होता है वही लेबलिंग है। तो लेबलिंग करना आवश्यक होता है, अनिवार्य नहीं होता है। ब्रांड कैसा होना चाहिए? तो नाम छोटा होना चाहिए ब्रांड का, याद रखने लायक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन का क्या उद्देश्य होता है? जो प्रचार करते हैं लोग, कंपनी, उसका उद्देश्य क्या होता है? ग्राहकों को सूचना देना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, है ना, और उत्पादों का, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करना। आईडीबीआई, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई? 1964 में। आईएफसीआई का स्थापना कब हुआ? 1948 में। नग्न ऋण पत्र क्या होते हैं? आंशिक सुरक्षित, मतलब थोड़ा सुरक्षित होता है और थोड़ा नहीं होता है। एसएफसी एक्ट कब लागू हुआ? 1951 में। अधिमान अंशों पर लाभांश जो है वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। अधिमान अंशों पर मतलब प्रेफरेंस शेयर पर फिक्स्ड रेट से मिलता है। बस अब आप लोग लास्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बाकी इधर वैसा कुछ नहीं है, आप लोग इसको खुद भी रीड कर सकते हो। ठीक है, ये एक और पेज है, इसको खुद आप लोग रीड करिएगा। जहां अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइएगा। ये एक लास्ट पेज है, ठीक है, ये समझ लीजिए। ये लास्ट वाला फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, इसको बड़ा बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे व्यापारी है, ठीक है, तो छोटे छोटे व्यापारी बहुत सारे हैं, उनको किसी बड़े कंपनी को कुछ बेचना होगा। जैसे किसान है, ठीक है, ए नाम का कोई किसान है, तो अब वो किसान है तो वो जो अनाज उपजाएगा उसको कहीं तो बेचना होगा ना।
तो छोटे छोटे व्यापारी से जब बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं वो डील कर लेते हैं, ठीक है, कि आप अपना सामान हम ही को बेचिएगा और हम आपको अच्छा लागत देंगे, आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जब कोई थोक विक्रेता छोटे व्यापारी से कोई डील कर लेता है तो इसको फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। अब फ्रेंचाइजिंग के अंतर्गत क्या आएगा, तो उत्पाद पर नियंत्रण, यानी प्रोडक्ट पर, किसी प्रोडक्ट पर नियंत्रण करना होता है। ये किसके पास हो जाता है, फ्रेंचाइजर, यानी जो थोक विक्रेता हुआ जो छोटे व्यापारी को अपने हिस्से में ले लिया उसको फ्रेंचाइजर कहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग इसको वीडियो देखने के साथ साथ याद करते जाते हो, साथ में दोहराते जाते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं लाने का कोशिश करूंगी और तब तक इसका आप लोग पूरे अच्छे तरीके से रिवीजन करिए। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं नहीं बताई हूँ उसको भी आप लोग रीड करिए, ठीक है, और पूरा तरह से इसको याद कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से एग्जाम जाए आप लोगों का। ऑल द बेस्ट।